हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 रिवीजन पोर्शन। ठीक है, ये क्लास 12 का अब हम लोग रिवीजन का सीरीज चलने वाला है। कंप्लीट रिवीजन करेंगे अभी से लेकर के 12 के बोर्ड एग्ज़ाम तक। सारा कोशिश यही रहेगा कि जो भी क्लास में पढ़ाया गया है सबका रिवीजन कर लिया जाए काफ़ी बेहतरीन तरीके से, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की ठोस अवस्था। सबसे पहले जानेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ हम लोग का पढ़ा हुआ है पहले से ही कि पदार्थ की तीन अवस्था पदार्थ है जो तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जनरली दो अवस्था और होता है ना, लेकिन वो आपका जो अवस्था होता है वो सामान्य तापमान पर नहीं पाया जाता है। अब जो देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि तीनों अवस्थाओं जो है ठोस, द्रव और गैस, इसका मुख्य अंतर क्या होता है। तो ये इसका मुख्य अंतर होता है इनमें अवयवी कण जो होते हैं उनके बीच की दूरी और उनके बीच का जो प्रबल बंध होता है या फिर आकर्षण बल बोलते हैं उसके बीच में। मतलब किसी भी पदार्थ को ठोस, द्रव या गैस में होने के लिए दो कंडीशन है। एक तो सबसे पहले उसके अवयवी कणों के बीच की दूरी और दूसरा उनके बीच का जो बंध होता है या फिर आकर्षण बल बोल सकते हैं वो। अगर देखिए, अगर आपका पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो अवयवी कण एक दूसरे से अधिक दूरी पर होंगे। मतलब एक अवयवी कण यहाँ पर तो दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। अगर अवयवी कणों के बीच की दूरी अधिक है तो इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, और आकर्षण बल कम होने के कारण अवयवी कण एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं, जिससे पदार्थ है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। दूसरा लिखा हुआ है द्रव अवस्था में कुछ कम दूरी पर। मतलब द्रव अवस्था में इन दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस है उससे थोड़ा कम दूरी पर ये दोनों उपस्थित होते हैं। दो अवयवी कणों के बीच की दूरी थोड़ा कम होती है और इनके बीच का जो आकर्षण बल भी होता है वो ना बहुत अधिक होता है ना बहुत कम होता है। जबकि ठोस अवस्था में देख सकते हैं, ठोस अवस्था में अवयवी कण जो होते हैं ये निम्नतम दूरी, निम्नतम मतलब बहुत कम दूरी पर, इतना कम दूरी पर होते हैं कि एक कण दूसरे कण के साथ प्रबल रूप से जुड़े हुए रहते हैं। ये रहा आपका ठोस अवस्था। यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से सिस्टमेटिक वे से अवयवी कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देख सकते हैं जैसा इन दोनों के बीच की दूरी जो है काफ़ी कम है। अगर बीच की दूरी कम होगी तो आकर्षण बल अधिक होगा, और आकर्षण बल अगर अधिक होगा तो एक कण दूसरे कण के बिल्कुल पास होंगे, जिससे उनका जो अवस्था है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए आपका जो इस साइड में जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा आपका ठोस अवस्था के बारे में लिखा हुआ है कि ठोस अवस्था के अवयवी कणों के मध्य प्रबल बंध होते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो सघन संरचना। सघन संरचना मतलब रिजिड होता है। रिजिड मीन्स बिल्कुल ठोस, ठीक है, जिसको आप दबा करके और उसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी कारण ठोस की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। प्रबल बंधों के कारण इसके कण गतिशील नहीं होते। जैसे एक कण दूसरे कण के साथ अगर प्रबल रूप से जुड़ा हुआ है तो एक कण होगा क्या कि अगर एक कण चला जाना भी चाहेगा, मतलब गति भी करना चाहेगा, तो दूसरे का जो आकर्षण बल है वो उसको गति करने से रोकेगा। इसलिए बोल रहा है कि प्रबल बंधों के कारण इसके कण गतिशील नहीं होते, फिर भी ये अपने स्थिर मध्य बिंदु के दोनों ओर कंपन करते। गतिशील नहीं होते लेकिन फिर भी अपने जिस जगह पे रखा हुआ है उस जगह पर वे कंपन कर सकते। कंपन कर सकते मीन्स दोलन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ठोस अवस्था में पदार्थ की सुनिश्चित आकृति निश्चित होती है, आयतन भी निश्चित होती है, और तथा इनमें बहने का गुण, बहने का होता है फ्लो करने का इसमें प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। ठोस है, जैसे अगर आपके घर में कोई ठोस पदार्थ रखा हुआ है या फिर आपके पास आपका पेन भी है जो रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ टाइम के बाद जिस जगह पर आप रखें उस जगह से है ना गति करके कहीं और चला जाएगा, वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बस एक ही है आंसर आपका फिक्स है कि उनके बीच की जो दूरी होती है वो काफ़ी कम होती है, और दूरी कम होने के कारण उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो काफ़ी प्रबल होता है। और आकर्षण बल अगर प्रबल है तो एक कण दूसरे कण से ज़्यादा दूरी पे नहीं जा पाएगा, मतलब जा ही नहीं पाएगा अगर काफ़ी ज़्यादा प्रबल बल है। आकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे के बिल्कुल पास रहेंगे। तो ये मेन रीज़न है आपका किसी भी पदार्थ का ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाने का।
अब देखते हैं, जैसा कि मेरा चैप्टर है ठोस अवस्था, इसलिए हम लोगों को इस चैप्टर में ठोस के बारे में ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, मतलब ठोस अवस्था के क्या गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है ठोस पदार्थों का द्रव्यमान। द्रव्यमान मीन्स वजन, आयतन। आयतन मीन्स होता है जो वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उसका क्या होता है, आयतन। तीसरा आकार, और चौथा आकृति। ये सारे क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये पॉइंट फिक्स रखिएगा, द्रव्यमान भी फिक्स, आयतन भी फिक्स, आकार भी फिक्स, और आकृति भी क्या होता है, फिक्स होते हैं। इनके आयतन और आकृति पर उस पात्र के आकार और आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसमें ये रखे जाते हैं। ये जो लाइन है, इसका कहने का अर्थ हुआ कि अगर आप किसी ठोस पदार्थ को किसी ठोस पदार्थ को किसी कंटेनर में या किसी पात्र में रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो जो ठोस पदार्थ जो रखे हैं वो इस पात्र का ही रूप ले ले, बिल्कुल नहीं। ठोस पदार्थ का जो आकार होता है और आकृति होता है, वही आकार और आकृति उस पात्र में रखने के बाद भी होगा। जैसे आप देख सकते हैं, आप अगर आपके पास कलम है ना, हाथ में कलम हो गई, तो जो कलम है उसका आकार और आकृति निश्चित होता है, चाहे वो आप अपने पैकेट में रखे, बैग में रखे, है ना, या फिर कहीं भी बेंच पे भी रखे हुआ, तब भी उसका आकार और आकृति निश्चित होता है। वो जितना जगह छेकता है उतना जगह छेकेगा ही, कवर करेगा। इसलिए बोल रहा है कि आयतन भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और आकृति भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। सेकंड पॉइंट है ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और असंपीड। असंपीड मीन्स होता है जिसको आप बाहरी दाब लगा करके उसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, या फिर उसको दबाया नहीं जा सकता। कठोर, तो कठोर भी किसके कारण होते हैं, तो कठोर भी मेन रीज़न वही है कि इनके अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या होती है, काफ़ी कम होती है, और आकर्षण बल क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। इसलिए ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए असंपीड्य भी होते हैं। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ कि अवयवी कणों के मध्य दूरियां क्या होती है, कम होती है। तो ये तो पहले ही बता रखा है कि अवयवी कणों के मध्य इनकी दूरियां क्या होती है, काफ़ी कम होती है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट मेरा बोल रहा है, देखते क्या बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि इनके अंतरान्विक बल। अंतरान्विक बल मीन्स क्या होता है, अंतरान्विक बल मीन्स होता है दो अणुओं के बीच के जो बल होता है, जिसको आकर्षण बल भी बोल सकते हैं। ये आकर्षण बल का बात कर रहा है, अंतरान्विक बल। तो दो अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल। प्रबल मीन्स होता है मजबूत। प्रबल मीन्स क्या होता है, मजबूत बल। तो इनका जो बल होता है वो मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ठोस पदार्थों का घनत्व उसकी द्रव और गैस अवस्था से अधिक होती है। ये पॉइंट समझने का है, ठोस पदार्थ का घनत्व उसकी द्रव और गैस अवस्था। ये पॉइंट अच्छे से समझा जाए। घनत्व सबसे पहले है कि घनत्व समझा जाए कि घनत्व होता है क्या है। ठीक है, घनत्व जनरली देखिए होता है क्या, घनत्व इज इक्वल टू ना द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो अगर ये आयतन अगर कम होगा, आयतन मतलब अगर कोई पदार्थ कम स्थान घेर रहा होगा तो उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। अगर कोई पदार्थ अगर स्थान ज़्यादा घेर रहा होगा तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। सिंपल सा। तो ठोस का कंपैरिजन कीजिए। ठोस है, कोई भी बता रहा है कि ठोस पदार्थों का घनत्व उसकी द्रव और गैस अवस्था से। जैसे आप पानी ले लीजिए, वाटर। ठीक है, तो वाटर का ठोस पदार्थ क्या होता है, तो वाटर का ठोस पदार्थ होता है बर्फ। इसका द्रव पदार्थ तो हो गया लिक्विड, तो द्रव का तो जल हुआ ही, ये जल बोल सकते हैं। और जो इसका जो गैस हो गया वो वाष्प हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बर्फ़ है जो कम जगह छेकता है, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में बन जाता है बर्फ़, तो छोटा सा ही जगह में पूरा का पूरा एक जो क्यूब टाइप का है वैसा बन जाता है। द्रव है जो लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज में ये ज़्यादा जगह छेकता है काफ़ी। और गैस तो है भाई, गैस का कोई फिक्स नहीं है, जितना जगह आप दे दीजिए सारा जगह छेक लेगा ये। तो वही बता रहा है कि ठोस पदार्थों का घनत्व। अब देखिए आयतन अगर कम है, ये देखिए यहाँ पे आयतन कम है, जगह कम छेका है, तो घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ जगह थोड़ा ज़्यादा छेका है तो जगह ज़्यादा लेगा, तो आयतन क्या होगा, कम होगा। और अगर बहुत ज़्यादा जगह लेगा तो घनत्व क्या होगा, और कम होता चला जाएगा। सिंपल सा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, गैसों व द्रवों की तुलना में ठोसों में विसरण का गुण। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ठोसों में विसरण का गुण। विसरण मीन्स क्या होता है, विसरण मतलब होता है मिक्सचर, मिलना। ठीक है,
तो ठोस और ठोस के बीच में आपस में ऐसा नहीं है कि दो ठोस पदार्थ रख दिए आप यहाँ पर, वो दोनों आपस में मिल करके किसी नए पदार्थ का या फिर आपस में घुल मिल जाए, वैसा कुछ होता नहीं है। ये जो गुण होता है मिश्रण का, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है गैस में। गैस का एग्जाम्पल भी आता है, एक क्वेश्चन भी है कि अगर आप किसी दूसरे कमरे में या फिर किसी कमरे में आप अगरबत्ती जलाएं तो वो उसकी जो खुशबू है जो दूसरे कमरे में तक चली जाती है, वो कौन से गुण के कारण जाती है? तो ये कौन सा गुण होता है गैस में? मिश्रण का। तो ये मिश्रण गुण के कारण, मिश्रण में से घुलना मिलना होता है, फैलना। तो ठोस में ये गुण काफ़ी कम होता है, नहीं की मात्रा में पाया जाता है, गैस में सबसे अधिक और द्रव में इसके बाद। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ठोसों के प्रकार। ठोस के प्रकार, तो ठोस के प्रकार पढ़ना है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? जनरली अभी तक हम लोग जान रहे थे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस जो भी होते हैं पदार्थ, इनके बीच का सबसे जो मुख्य अंतर होता है वो होता है इनके बीच के अवयवी कणों के बीच की दूरी तथा इनके बीच अवयवी कणों के बीच का आकर्षण बल। अगर दूरी अधिक है तो आकर्षण बल कम होगा, और अगर दूरी कम है तो आकर्षण बल अधिक होगा। और अगर आकर्षण बल अगर अधिक है तो पदार्थ ठोस में पाया जाएगा, अगर आकर्षण बल कम है तो पदार्थ द्रव या फिर गैस अवस्था में पाया जाएगा। तो ये था अभी तक जो पढ़ें। अब स्टार्ट करते हैं ठोस के प्रकार। देख ना, तो ठोस के प्रकार में देखिए, ठोस के प्रकार लिखा हुआ। ठोस को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग रवादार ठोस भी बोलते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग बेरवादार ठोस बोलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, पहला फर्स्ट पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? वास्तविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। वास्तविक ठोस मतलब होता है ट्रू सॉलिड। वास्तविक ठोस मीन्स ट्रू सॉलिड, आप याद रखिएगा। वास्तविक ठोस मीन्स ट्रू सॉलिड। आपसे पूछेगा कौन ऐसा ठोस है या फिर कौन सा ऐसा ठोस पदार्थ है जो वास्तविक होते हैं, तो बताएंगे क्या? क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं। एग्जाम्पल है क्रिस्टलीय ठोस का चीनी। अभी और भी एग्जाम्पल आएगा, यहाँ पे चीनी लिखा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अवयवी कणों। अवयवी कणों मीन्स अणु, परमाणु या फिर आयन की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। अब ये देखते हैं कि अवयवी कणों की निश्चित और नियमित क्या होता है। निश्चित मीन्स होता है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं ये बिल्कुल एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। जैसे 1 2 3 3 6 एक साथ 7 अवयवी कण ऊपर हैं, तो इनका जो नीचे का जो लेयर होगा या फिर इसके ऊपर का भी जो लेयर होगा, इसमें भी 7 ही अवयवी कण एक दूसरे के ऊपर, नीचे या फिर आगे या फिर पीछे होते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था होता है इसको क्या बोलते हैं? निश्चित और नियमित व्यवस्था। तीसरा बोल रहा है अवयवी कणों की यह व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। ये देखिएगा, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस या फिर दीर्घपरासी व्यवस्था किसकी होती है? तो क्रिस्टलीय ठोस की होती है। फिर क्रिस्टलीय ठोस की कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? तो ये हो गया दीर्घपरासी। दीर्घ मीन्स हो गया बड़ा, ठीक है ना। तो अर्थात होता है क्या कि एक निश्चित पैटर्न में, और यहाँ पर वो जो पूरा पैटर्न है जो काफ़ी अधिक मात्रा में, मतलब दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, काफ़ी अधिक मात्रा में एक ही टाइप से अगर व्यवस्था बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं दीर्घपरासी। देखिएगा, अर्थात कणों की व्यवस्था का एक निश्चित पैटर्न होता है। यहाँ पर पैटर्न देखिए 7 का 7 का 7 का 7 का, एक के पीछे दूसरा, दूसरा के पीछे तीसरा, तीसरा के पीछे चौथा। तो ये जो बिल्कुल व्यवस्था जो है व्यवस्थित रूप से जो बना हुआ है, इसी को बोलते हैं दीर्घपरासी। इस पैटर्न के संपूर्ण क्रिस्टल में समान अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। देखिएगा, समान अंतराल पर एक और के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। ये दोनों के बीच का जो गैप है वही गैप इन दोनों के बीच का, वही गैप इन दोनों के बीच का, वही गैप इन दोनों के बीच का। कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों के बीच का जो आकर्षण बल होगा, यही आकर्षण बल इन दोनों के बीच में भी लगेगा, इन दोनों के बीच में भी लगेगा। ये दोनों के बीच का जो दूरी होगा, ये दोनों के बीच का भी दूरी वही होगा, यही होगा, यही होगा, सबका वही होगा। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, Fe है, Au है, Cu है। मीन्स जो भी आपका आयनिक है, आयनिक क्रिस्टल जो होता है वो बनाते क्या है? आयनिक क्रिस्टल मीन्स आपका यहाँ पर, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल, ठीक है,
आयनिक यौगिक ही आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, और आयनिक क्रिस्टल होते हैं कौन सा, दीर्घप्रासी। दीर्घप्रासी मीन्स क्रिस्टलीय। और उसके बाद फिर जो भी धातु के पदार्थ है, Fe हो गया, Au हो गया, Cu हो गया, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोस मीन्स इसका अगर आपसे पूछेगा NaCl का अणुओं के बीच के व्यवस्थित कण होते हैं तो कौन सा, दीर्घप्रासी। इसके भी दीर्घप्रासी, ये भी दीर्घप्रासी, ये भी दीर्घप्रासी, ये भी दीर्घप्रासी। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है आपका क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक। गलनांक क्या होता है? अब बात यह है कि गलनांक क्या होता है। गलनांक होता है जिस तापमान पर कोई वस्तु गलना प्रारंभ कर दे, वह तापमान क्या कहलाता है, उसका गलनांक। लेकिन ठोस पदार्थ का गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है। निश्चित मीन्स होता है क्या है कि सबसे पहले जानते हैं कि अनिश्चित क्या होता है। प्लास्टिक का कोई भी एक पदार्थ लीजिए, अगर कोई पदार्थ अगर प्लास्टिक का है आपका, तो प्लास्टिक का पदार्थ को अगर आप गर्म कीजिएगा, ठीक है, तो वो गलने से पहले एक टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर वो मुलायम होगा। मुलायम होने के बाद वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ करता है। तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। पहले पदार्थ को मुलायम किया जाता है, और मुलायम करने के बाद फिर धीरे धीरे वो गलना प्रारंभ करता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में पूरा का पूरा प्लास्टिक गल जाता है। लेकिन ठोस के साथ होता क्या है कि ठोस का जो गलनांक होता है, जो मतलब अगर आप किसी ठोस पदार्थ को गला रहे हैं तो एक निश्चित तापमान पर पूरा का पूरा ठोस जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भाग द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ, कुछ भाग रह गया है, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। जब भी होगा एक निश्चित पैटर्न पर होता है, बिल्कुल पूरा का पूरा अभी सॉलिड रहेगा। एक तापमान, जिस तापमान पर वो गलना होता है, वो तापमान जैसे ही उसको मिलेगा, पूरा का पूरा आपका सॉलिड पदार्थ है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस तापमान पर कोई पदार्थ गल जाता है वह उसका गलनांक होता है। और क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। निश्चित मीन्स फिक्स्ड होता है। जैसे फिक्स्ड है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलेगा, या फिर 200 सेंटीग्रेड 2000 या फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलेगा, ऐसा फिक्स होता है। ये नहीं कि आपका 100 से लेकर के 150 के बीच में पिघल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिघलेगा तो एग्जैक्ट 100 पे, 125, 150 ऐसा कर। नेक्स्ट पॉइंट है इसके ठोस पदार्थ के आयतन पर ताप एवं दाब का अत्यंत न्यून प्रभाव पड़ता है। न्यून मतलब होता है कम। जैसे कोई एक ठोस पदार्थ रखा हुआ है, अब अगर इसको आप धूप में रख दीजिएगा तो इसके ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि धूप में रखने के बाद ये बिल्कुल पिघलना चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य ताप और दाब का अत्यंत कम प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस असमदैशिक होते हैं। अब असमदैशिक प्रकृति को होते हैं असमदैशिकता, और एक होता है समदैशिकता। वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, क्रिस्टलीय ठोस के बाद। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुण जो होता है, जैसे में चालकता है, अपवर्तनांक है, कठोरता है इत्यादि, ये जो होता है भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। यह गुण असमदैशिकता कहलाता है। इसका मतलब थोड़ा सा हम आपको हिंट दे दें कि असमदैशिकता का अर्थ क्या होता है कि हर एक डायरेक्शन से अगर किसी वस्तु का हर प्रॉपर्टी अलग अलग कैरेक्टर शो करे तो वो गुण जो कहलाता है उसी को हम लोग असमदैशिकता या फिर विषम दैशिकता बोलते हैं। ठीक है, जब मतलब हुआ क्या कि आपका कठोरता हो गया, कठोरता, चालकता, ये सब जो है आप हर डायरेक्शन से अलग अलग शो करे। लाइट का फ्लो या फिर कठोरता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ये सब गुण हर डायरेक्शन से अगर अलग अलग हो, मतलब अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरह का गुण इसमें प्रदर्शित होता है, तो ये असमदैशिकता कहलाता है। ये भी छोटा सा है डेफिनेशन, या फिर बाद में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। उससे पहले पढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ये दूसरा ठोस है, पहला पढ़े क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्रिस्टलीय
ठोस का उदाहरण, ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कांच, रबड़ और उच्च अनुभार वाले बहुलक, ये प्लास्टिक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो बहुलक है इसको हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं। बहुलक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। इत्यादि बेरबेदार ठोस पदार्थ, इनमें थोड़ा सा अंश रबेदार का और शेष भाग बेरबेदार का होता है। वह क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बता रहा है कि इसमें कुछ पार्ट है जो रबेदार ठोस का होता है और बाकी जो होता है वो बेरबेदार होता है। नेक्स्ट वन बता रहा है कि इनमें बहुत कम दृढ़ता होती है। दृढ़ता मतलब रिजिडनेस, तो रिजिडनेस बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि जिस शेप में है उसी शेप में ये रहेगा, आप चाहेंगे तो इसमें दबाव डाल करके इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर परिवर्तित हो रहा है तो कम दृढ़ता है, अगर परिवर्तित नहीं हो रहा है दबाव डालने पर भी तो ये अधिक दृढ़ता है। लोहा वहा का क्या है, लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब में अगर आप प्रेशर लगाइएगा तो इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर आप रबड़ है, कांच है, प्लास्टिक है, तो अगर आप उसमें बाहर से प्रेशर लगाइएगा तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाहर दाब डालने पर ये आसानी से विकृत हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। इनमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, ये गुण दाब के कारण भी बहते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये गुण जो बहने का गुण पाया जाता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कांच के लिए। जैसा आप देखिएगा कि कांच का जो ग्लास होता है वो काफ़ी टाइम के बाद, जो कांच का ग्लास होता है इसका जो ऊपर का जो लेयर होता है, ये जिसमें मुँह लगाकर पानी पिया जाता है, ये वाला लेयर, ये धीरे धीरे पिघलना चालू करता है और ये नीचे की ओर आने लगता है, ठीक है। ये नीचे की ओर आने लगता है और इसका जो सरफेस होता है कांच के ग्लास का, ये इसकी मोटाई पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये वाला जो एरिया है ऊपर का, ये जो एरिया है इसकी मोटाई कम होने लगती है, ठीक है। होता है क्या कि काफ़ी टाइम के बाद जो इसके जो कण होते हैं वो बहना प्रारंभ करते हैं, जिस कण से मिलकर के बना है वो बहना प्रारंभ करता है और बह करके वो नीचे की ओर आने लगता है। इसीलिए लिख रहा है कि इनमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, ये अपने दाब के कारण, प्रेशर के कारण भी ये बहना चालू करता है। इसीलिए बहने का जो गुण होता है कांच में, इसीलिए कांच को अति शीतित द्रव्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अति शीतित द्रव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इनके अवयवी कण अनियमित रूप में रहते हैं, इनमें कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अतः इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ये चीज़ हम यहाँ बना करके आपको दिखाते हैं। बोल रहा है कि ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनके अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। मतलब होता क्या है कि अवयवी कण, पहला अवयवी कण यहाँ है, दूसरा और तीसरा यहाँ हो सकता है, चौथा इधर है, नेक्स्ट इधर है, इधर 2 हो सकता है, इधर 1 हो सकता है, इधर 3 भी हो सकते हैं। मतलब कोई निश्चित आकृति नहीं है। इस टाइप से 3 भी है, 1 भी है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप का जो आकृति होता है जिससे पदार्थ का, वो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस या फिर बेरबेदार ठोस। देखिएगा इसमें पहले का जो था अवयवी कण जो क्रिस्टलीय ठोस पढ़े थे उसमें एक नियमित व्यवस्था था, एक साथ 8-10 कण लगातार आपस में जुड़ा हुआ था, ये दीर्घ परासी बना रहा था। यहाँ देखिएगा एक साथ 2 कण है, फिर 3 कण है, फिर कहीं 3 कण है, फिर 1 कण भी है। तो इस टाइप का जो व्यवस्था होता है इसको बोलते हैं लघु परासी, और इस टाइप का जो व्यवस्था होता है इसको बोलते थे दीर्घ परासी। ये दीर्घ परासी, ये लघु परासी। तो अगर आपसे पूछेगा अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होते हैं तो लघु परासी, और क्रिस्टलीय ठोस कैसा होते हैं दीर्घ परासी। तो यहाँ पर वही बता रहा था, वही पॉइंट हम आपको बताएं। नेक्स्ट पॉइंट में इनके द्रव्यनांक अनिश्चित होते हैं, गर्म किए जाने पर ये क्रमशः मुलायम हो जाता है, अभी जस्ट बताएं, अंततः स्पष्ट द्रव रूप में परिवर्तित होकर चलंत हो जाता है। चलंत मीन्स मोबाइल, चलंत मीन्स होता है मोबाइल, जो लिखा हुआ इंग्लिश वर्ड है। चलंत मीन्स होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो बहने लगता है, बहने का गुण जिसमें पाया जाता है उसी को चलंत बोल रहा है यहाँ पर। तो द्रव्यनांक है जो अनिश्चित होता है, द्रव्यनांक है जो अनिश्चित, अनिश्चित मतलब किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर ही पिघलना प्रारंभ नहीं करता, पहले ये
इसका जो होता है द्रव्यनांक जनरली रेंज में होता है। जैसे कोई प्लास्टिक का चेयर आप लीजिए, उसको जलाना चालू कीजिएगा तो पहले होगा क्या कि 100 डिग्री पर मान लेते हैं कि प्लास्टिक का चेयर मुलायम होना प्रारंभ करेगा, और उसके बाद जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा। मतलब 100 डिग्री से स्टार्ट हुआ मुलायम होना, 100, 150, 200, 250 हो सकता है 300 आते आते वो पूरा प्लास्टिक का जो चेयर है वो पिघल जाए। तो रेंज हो गया इसका 100 to 300। तो ये रेंज होता है यहाँ ना 100 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पूरा प्लास्टिक है जो पिघलना प्रारंभ करेगा। तो ये इसके अनिश्चित होते हैं, रेंज में होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ अक्रिस्टलीय ठोसों को पिघलाकर धीरे धीरे ठंडा करने पर वो क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित होते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। बोलता है कि क्रिस्टलीय ठोस को टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए और बढ़ाने के बाद फिर उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो परिवर्तित होते हैं किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते, ये देखिएगा बिग है ना, क्रिस्टलीय ठोस थे विषमदैशिक, अक्रिस्टलीय ठोस है समदैशिक। समदैशिक प्रकृति के क्या होता है? सम मतलब होता है एक समान, अदैशिक मतलब होता है हर दिशा से। वैसा ठोस जिसका हर दिशा से सारा प्रॉपर्टी एक समान हो वो क्या कहलाता है? अक्रिस्टलीय ठोस। और वैसा ठोस जिसका हर दिशा से हर प्रॉपर्टी अलग अलग शो करे वो कहलाता है विषमदैशिक। यहाँ पे देखिएगा क्रिस्टलीय ठोसों में विविकणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्म जैसे कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता आदि के मान प्रत्येक दिशा में एक समान होते हैं, समदैशिकता कहलाते हैं। समदैशिकता मतलब हो गया, सम मीन्स हो गया एक समान, और दैशिकता मतलब हर दिशा में जिसकी भौतिक गुण एक समान हो अक्रिस्टलीय ठोस। और जिसकी विषम दैशिकता मीन्स ये था विषम दैशिकता, तो विषम हो गया अलग अलग, हर दिशा में जिसकी भौतिक गुण अलग अलग क्या बोलते हैं गुण प्रदर्शित करे उसको क्या बोलते हैं? विषम दैशिकता। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ये लोग यहाँ पर पूरा डिटेल में समदैशिकता और विषमदैशिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समदैशिकता के बारे में देखते हैं। विषमदैशिकता के बारे में विषमदैशिकता लिख रहा है, घनीय क्रिस्टल संरचना के अलावा अन्य सभी क्रिस्टलों ठोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे चालकता, अपवर्तनांक, कठोरता इत्यादि के मान विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। यह गुण विषमदैशिकता। विषमदैशिकता विषम मीन्स ये अलग अलग समान की भौतिक गुण हर दिशा में अलग अलग प्रदर्शित करे, विषमदैशिकता कहलाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है उसके माध्यम से हम समझाने का, ये देखिए आपका व्यवस्था बना हुआ है। ऊपर 3 कण, फिर 4 कण, 1 2 3 4, फिर 3 कण, 1 2 3, फिर 4 कण। मतलब अगर हम इसको ए बोले तो ये बी, फिर ये ए, फिर बी, फिर ये ए, फिर बी, ए, फिर बी। ये एक निश्चित पैटर्न है, ए बी का पैटर्न है, बना हुआ है पैटर्न आपका ए बी ए बी ए बी। ए में 3 कण, बी में 4, ए में 3, फिर बी में 4। इस टाइप का जो पैटर्न बना हुआ है ये एक निश्चित पैटर्न पर है, अनिश्चित पैटर्न पर है, इसलिए ये क्रिस्टलीय ठोस है। अब देखिएगा इसमें बता रहा है कि अगर आप इस डायरेक्शन से कोई एक टॉर्च का लाइट लीजिए, ठीक है, टॉर्च लिए और टॉर्च से अगर लाइट जलाएंगे तो इस डायरेक्शन से जलाएंगे तो इस डायरेक्शन से जो जाएगा उसका जो प्रॉपर्टी है वो अलग होगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन से अगर कोई क्रॉस करवाएंगे, मतलब इस दिशा से अगर टॉर्च का लाइट को प्रकाशित किया जाएगा तो इस दिशा से इसका अलग गुण होगा। तो हर डायरेक्शन से अगर जिसका भौतिक गुण में परिवर्तन होता जाए तो वो होता है क्या? विषमदैशिकता। इसका रीजन भी है चेंज होने का। होता है क्या है कि यहाँ पर देखिएगा आपका इस साइड में पूरा का पूरा एक टाइप का बेबी कण यहाँ पर एकत्रित है, यहाँ पर एक साइड में एक टाइप का, लेकिन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एक छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा इसके ऊपर से होकर के क्रॉस कर रहा है। तो ये जो है इस टाइप में दो अलग अलग प्रकार के बेबी कण मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार का, तो इसका जो गुण है वो अलग होगा, इधर जो जा रहा है उसका गुण क्या होगा? अलग।
नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, यदि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकाश पुंज को ए बी दिशा में गुजारते हैं, यहाँ पर ए बी मतलब एक बड़ा छोटा ए बी दिशा में गुजारते हैं तो प्रकाश मार्ग के दोनों ओर समान अवयवी कणों की पंक्तियाँ उपस्थित होती है, जबकि सी डी दिशा में दोनों प्रकार के अवयवी कणों के कण एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं, अतः ए बी दिशा और सी डी दिशा में अवयवी कणों का प्रभाव भिन्न भिन्न पड़ने के कारण प्रकाश का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होते हैं। यही है सिंपल सा। अभी देखिए यहाँ पे फिर से हम आपको बताने का कोशिश करते हैं, जो लिखा हुआ है वही चीज़ हम आपको बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर से ये जो फिगर बना हुआ है इसको हम फिर से आपको बताने का कोशिश करते हैं। ये जो बना हुआ, हटाइए इसको। हो रहा है कि अगर आप इस डायरेक्शन में लेके जाइएगा, ए बी डायरेक्शन को तो गुजारिएगा तो यहाँ पर बिल्कुल दोनों ओर जो अवयवी कण है वो समान रूप से व्यवस्थित है। ये एक साइड में पूरा छोटा छोटा अवयवी कण मौजूद है, एक साइड में बड़ा बड़ा अवयवी कण मौजूद है। इसका जो गुण होगा ए बी का वो अलग टाइप का गुण प्रदर्शित करेगा इसका। लेकिन जब अब इस सी से डी की ओर जाइएगा तो देखिए सी से डी की ओर जाइएगा तो एक बड़ा सा अवयवी कण, एक छोटा अवयवी कण, बड़ा अवयवी कण, छोटा अवयवी कण, बड़ा छोटा, इस टाइप का अवयवी कण के माध्यम से वो लाइट है जब क्रॉस करेगा, इससे होगा क्या कि इसके जो अपवर्तनांक है उसके मान में परिवर्तन हो जाए। तो हर डायरेक्शन से मतलब भिन्न भिन्न डायरेक्शन से भिन्न भिन्न प्रकार का भौतिक गुण ये प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए विषमदैशिकता प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पर एक देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा अलग अलग टाइप का जो गुण प्रदर्शित करता है वो करता है हीरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कि छोटे छोटे एग्जाम में हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। नेक्स्ट पॉइंट है समदैशिकता। तो समदैशिकता पहले पढ़ लें कि समदैशिकता होता क्या है। समदैशिकता वही है, अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्म जैसे कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता आदि के मान प्रत्येक दिशा में एक समान होते हैं। यहाँ पर हम बता रखे थे, याद रखिएगा, फिगर बनाए थे, ठीक है। इस टाइप का जो फिगर बनाया हुआ था, इसमें बोल रहा है कि आप इधर से जाइएगा तब भी गुण वही जाएगा, इधर से जाइएगा तब भी इधर से गुण जाएगा। अगर आप है ना इस साइड से भी बहना चालू कीजिएगा तो इधर भी वही गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इधर से जाइएगा तब भी एक ही टाइप का, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये बेबी कण के कारण इसके गुण में परिवर्तन हो। तो हर दिशा से सेम भौतिक गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समदैशिकता। देखिए लिखा हुआ है, इनके भौतिक गुणों के मान प्रत्येक दिशा में एक समान होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, बल्कि ये अव्यवस्थित होते हैं। अतः अपवर्तनांक ज्ञात करने में प्रकाश की किरणें प्रत्येक दिशा से दोनों ही प्रकार के कणों को प्रभावित करती है, इसलिए इनके भौतिक गुण प्रत्येक दिशा में क्या होते हैं, समान रहते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण आप लोग को पता है कि क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, हम लोग 4 भागों में बांटे हैं, ठीक है। और अवयवी कणों का जो वर्गीकरण, जो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण किया गया वो किसके आधार पर किया गया, अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंधन के मतलब आकर्षण बल के आधार पर। सबसे पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है सहसंयोजक ठोस। इस बार का एग्जाम में आपका यही आया था, सहसंयोजक ठोस को परिभाषित करने के लिए, याद रखिएगा। तीसरा है आणविक ठोस, चौथा था धात्विक ठोस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयनिक ठोस, है ना। आयनिक ठोस बनता है किससे, आयनिक ठोस का जो अवयवी कण होता है, अवयवी कण में जिस कण से मिलकर बना है वो होते हैं आयन। और आयन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आकर्षण बल। अब आयनिक ठोस के में आयन के बीच में मतलब धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको बोलते हैं आयनिक बंधन, या फिर इसी को बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अब है क्या, आयनिक ठोस के लक्षण। आयनिक ठोस के लक्षण बोल रहा है कि प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण ये कठोर एवं भंगुर होते हैं। याद रखिएगा, प्रबल बल होता है 2 प्रकार का हम लोग के हिसाब से, अभी फिलहाल के लिए, एक होता है आयनिक और दूसरा होगा
सहसंयोजक ठोस, ठीक है, सहसंयोजक बंधन, और दूसरा कौन सा, आयनिक बंधन। ये दोनों होता है जो प्रबल बल होता है, और भी होते हैं, उपसहसंयोजक बल होता है, धात्विक ठोस होता है, ये सब भी प्रबल बल होते हैं। और दुर्बल बल का उदाहरण होता है वान डेर वाल आकर्षण बल, दुर्बल का हो गया वान डेर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड। एक चीज़ और बता देते हैं कि प्रबल बल जो लगता है वो परमाणुओं के बीच में लगता है, और जो दुर्बल बल जो लगता है ये दोनों लगता है किसके बीच में, अणु के बीच में। तो याद रखना है, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए आप लोग। प्रबल बल जो होता है वो परमाणु के बीच में, और दुर्बल बल जो होता है वो अणु के बीच में। दुर्बल बल दो होते हैं, वान डेर वाल आकर्षण बल और दूसरा हाइड्रोजन बंधन। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड है, आयनिक ठोस में धन आयन ऋण आयन से तथा ऋण आयन धन आयन की निश्चित संख्या से घिरा होता है। मतलब जितना प्लस है उतना माइनस से घिरा हुआ है, और जितना प्लस को माइनस घेरे हुए उतना ही माइनस को कौन सा घेरे हुए, प्लस। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड में Na+ होता है और Cl माइनस, एक Na+ को 6 Cl माइनस है ना घेर कर रखता है, और एक Cl माइनस को 6 Na+। ये भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि एक Na+ को कितने Cl माइनस घेरे हुए रहते हैं, तो 6, और एक Cl माइनस को कितने Na+ घेरे हुए रहते हैं, 6। नेक्स्ट पॉइंट है, आयनिक ठोस में धन आयन ऋण आयन से तथा ऋण आयन, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित या विलयन अवस्था में यह विद्युत के सुचालक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक, ठोस अवस्था में NaCl जो है, ठोस अवस्था में जब तक ये टूटा नहीं है तब तक ये क्या रहता है, विद्युत का कुचालक, ठीक है। और जैसे ही ये टूट जाएगा, टूटता है दो कंडीशन से, एक Na+ और Cl माइनस। मतलब पहला टूटेगा आपको, या तो क्या कर लीजिए, इसमें वाटर डाल लीजिए, है ना, तो एक हो गया जलीय विलयन, और दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण